आज के हमारे एपिसोड में हम डॉक्टर कुमार कामले के साथ ये बात करना चाहेंगे कि क्या नशे का इलाज मुमकिन है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी न किसी नशे या लत की आदत से घिरे हुए हैं, क्या उनको बैक टू नॉर्मल लाइफ यानी कि वापस जो मेन स्ट्रीम लाइफ है उसमें वापस ला सकते हैं, उनकी इस नशे की आदत को क्या छुड़ाया जा सकता है। यस, गुड इवनिंग एंड वेलकम डॉक्टर कामले टू आवर शो। गुड इवनिंग स्मिता जी, बुलावे के लिए थैंक यू सो मच जी। आज का जो टॉपिक है नशे का इलाज मुमकिन है क्या। मैं आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा आपसे थोड़ी जानकारी या बातचीत करना चाहूँगा। आपके नॉलेज में कोई बीमारी, आपने किसी बीमारी का नाम सुना है? कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी के बारे में आप जानती है? कैंसर, कोई भी एनी कैंसर, या फिर आसान वाले ले लेते हैं, चलो कोरोना के बारे में बोलते हैं। जो अभी तक सबसे ज्यादा ही है, जिसकी वजह से जी सबको जी पता है। एग्जैक्टली। तो जब मैं कोरोना की बात करता हूँ, जी, तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई कोरोना कैसे होता है, तो आप क्या बताएंगे? बहुत सारे कारण है। आप किसी भी इन्फेक्टेड कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं, ओके। साथ साथ अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज है और आपने अपना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये सब सब पालन नहीं किया हुआ है, तो जनरली इन्फेक्टेड पर्सन से ही इन्फेक्शन एज एन एग्जैक्टली एयरबोर्न आ रहा है। जी, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन ये सोर्स है, और जी, वहां से हमें अगर वायरस मिल गया तो जी, हम कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं, है ना। बिल्कुल। तो ये इन्फेक्शन किसके वजह से होता है? ये कौन? कोरोना वायरस की वजह से। वायरस के वजह से, एग्जैक्टली। और अगर मैं पूछूं कि ये इन्फेक्शन किसको होता है? किसी को भी हो सकता है जो इस इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ में आया हो। एग्जैक्टली तो अगर इस बीमारी को मोटे मोटे तौर पे मैं अगर समझाने की कोशिश करूं, तो तीन हिस्सों में हम इसको समझ सकते हैं। एक, किसे होता है, तो जो व्यक्ति इसके संपर्क में आया, कोरोना के संपर्क में उसे हुआ, वो व्यक्ति या जी, होस्ट कहेंगे हम। बिल्कुल। किससे होता है, तो वो जो वायरस है, कोरोना वायरस। कॉजिंग एजेंट कोरोना वायरस, ये एजेंट है ना। और ये कहाँ से हुआ, तो जो आसपास में जो दूषित वातावरण है, भाई कोरोना का पेशेंट है, उसके संपर्क में अगर हम आ गए, तो इन तीन अगर मैं हिस्सों में बांटू, तो कोरोना की बीमारी समझने में आसानी हो सकती है आपको। जी, मतलब सिंपल सिंपल भाषा में, एजेंट जिसे वो बीमारी हो रही है, सॉरी, होस्ट जिसे वो बीमारी हो रही है, एजेंट यानी कि जरिया जिससे ये बीमारी होती है, और एनवायरनमेंट जहां से ये बीमारी आती है। जी, तो हम क्लियर है इस बात पे, इसमें इस तरह से बीमारी को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जी, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एजेंट है जिससे बीमारी हो रही है, उसको मैं यहाँ से वायरस हटाता हूँ और इसमें डालता हूँ नशे का पदार्थ, या आज के लिए समझ लीजिए दारू की बोतल डाल दी मैंने, ठीक है। अब ये दारू की बोतल किसके संपर्क में आएगी? व्यक्ति के संपर्क में, जो ये दारू पिएगा। जी, तो वो होस्ट हो गया, बरोबर। तो वो जो दारू पिएगा वो होस्ट हो गया। अब ये शराब आई कहाँ से, तो आसपास की चीजों से, आसपास की जगह से। बियर बार हो सकता है, वाइन शॉप हो सकता है, या पिलाने वाला दोस्त भी हो सकता है। जी, तो अगर मैं इन तीन हिस्सों में शराब के बारे में चर्चा करता हूं, तो ये भी इस तरीके से बीमारी बन जाती है। बिल्कुल। जी, तो इस तरीके से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, तो दारू की तकलीफ भी एक बीमारी है। इन जी, तीन हिस्सों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें, तो इस तरह ये एक बीमारी बन जाती है। जब मैं कहता हूं कि हम, आप, अब आपने कोरोना के बारे में तो जानकारी ली, कोरोना के बारे में मेरे को बताया भी, जी। तो कोरोना को अगर ठीक करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आइसोलेशन है, ट्रीटमेंट्स है। आइसोलेशन है, ट्रीटमेंट, मतलब कुछ ना कुछ उसके लिए इलाज करना पड़ता है। तो बिल्कुल। कोरोना जिस तरीके से बीमारी है और उसके लिए इलाज है, इसी तरह अभी मैंने जो आपको नशे के बारे में समझाया वो भी बीमारी है, तो उसका भी कुछ ना कुछ तरीके का इलाज है, बिल्कुल। राइट। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा था, क्या नशे का इलाज मुमकिन है, जब मैं इस तरीके से इस
नशे के तकलीफ के बारे में समझने की कोशिश करूं, तब पहले तो ये समझ में आता है कि अच्छा ये तो बीमारी है। जी, और फिर जब भी मैं बीमारी के बारे में कहता हूँ, किसी चीज को बीमारी के तौर पे अगर संबोधन करता हूँ, एड्रेस करता हूँ, तो ऑब्वियसली उसका इलाज भी तो आएगा ना। बिल्कुल। सो यस, नशे की बीमारी का इलाज मुमकिन है, जी, राइट। सो अब मैं आपको एक छोटा सा सिनारियो सुनाता हूँ। मिस्टर ए 27 साल की उम्र है, शादी हो चुकी है, जी, एक जॉब पे जाते हैं। पिछले 1 साल से रोज 90 ml विस्की लेते थे शाम के समय पे। पिछले कुछ महीनों से क्या हो गया, 90 में मजा नहीं आता है, अभी बोल रहे हैं अभी 180 तो भी चाहिए, तो एक क्वार्टर पीना चालू हो गया। अभी क्या हुआ कि हाल फिलहाल में पिछले कुछ हफ्तों से काम पे भी जाना बंद हो गया, क्योंकि काम के जगह पे झगड़ा हो गया, और जो कुछ भी पैसा था वो सारा शराब में चला जाता है। बीवी भी वैसा गई है, किटकिट हो रही है, बीवी के साथ भी रोज झगड़ा होता है। अभी मिस्टर ए की दिक्कत यह है कि वो अगर शराब लेना बंद करने की कोशिश करते हैं तो उनको हाथ पैर कांपते हैं, नींद की गड़बड़ी होती है, और बहुत ज्यादा नशा लेने की इच्छा होती है। तो फिर मिस्टर ए को अब आगे हम कैसे मदद करें? तो अभी मैंने आपको ये जो चीजें बताई, ये जो सिनारियो समझाया, तो जी। आपके हिसाब से हमें कौन सी चीजों में सुधार करनी चाहिए? मिस्टर ए की कैसे मदद करें, या कौन से लेवल पे मदद करें, क्या मदद करें? अ, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले उनके जो ये जो भी बोल रहे हैं कि शराब छोड़ने से उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि हाँ, छोड़ना जब जब वो अपनी ये बुरी आदत या लत छोड़ देंगे, तभी उनके बाकी चीजें जो आज के दिन बीवी से झगड़ा हो रहा है या ऑफिस में वो अपने वर्क प्लेस पे काम नहीं कर पा रहे, वो सब नॉर्मलाइज तभी हो पाएगा जब वो इस आदत से दूर होंगे। इस आदत को दूर करने में उन्हें छोड़ने पे वो छोड़ना चाह भी रहे हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और वो वापस उसमें और चले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है उन्हें एक हेल्प या डॉक्टर की जरूरत है जो उन्हें ये बता सके कि इस विड्रॉल सिम्टम्स पे कैसे कंट्रोल करना है, सो दैट कि उनका विल पावर इतना स्ट्रांग हो सके कि वो इस नशे की आदत को छोड़ सके। एग्जैक्टली, बहुत बहुत बढ़िया बताया आपने स्मिता जी। तो फर्स्ट जो आपने एक हिस्सा बताया, उसी हिस्से का थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जी, कि आपने जो कहा विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम मतलब मोटे मोटे तौर पे क्या होता है कि कोई नशे का पदार्थ कोई व्यक्ति रोज ले रहा है, और वो उसको अचानक लेना कम करता है या बंद करने की कोशिश करता है, तो वो नशा लेने के वजह से उसको जो भी इफेक्ट मिलता था, जो भी असर होता था, वो अचानक उन इफेक्ट्स में कमी आ जाती है, उस असर में कमी आ जाती है, और इस कमी के वजह से उभर कर आने वाले जो लक्षण होते हैं उसे हम विड्रॉल कहते हैं मोटे मोटे तौर पे। तो पहला फेज तो ये आपने बहुत बढ़िया बताया, बहुत दुरुस्त बताया कि उसको विड्रॉल फेज या विड्रॉल सिम्टम्स या विड्रॉल से जुड़े हुए जो लक्षण है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना है। इसी में थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगा, जिसके बारे में मैंने एकदम छोटे से बताया था, और वो चीज भी हम उसको हेल्प करेंगे कि उसको जो तलफ आती है, जो तीव्र इच्छा होती है, तलफ मतलब क्या, क्रेविंग, तीव्र इच्छा, मुझे वो पदार्थ लेना है, जी, जब तक मैं वो पदार्थ नहीं लूंगा तब तक मेरे मन में वो बेचैनी चलती रहेगी, मुझे वो पदार्थ किसी भी हालत में हासिल करना है। जी, इसके लिए भले ही मैं मेरे बीवी से झगड़ा क्यों ना हो जाए, मेरे ऑफिस के जगह पे मेरा क्यों ना हो जाए, क्या छुट्टी क्यों ना हो जाए, मुझे उससे कुछ लेना देना। ये जो क्रेविंग वाली बात होती है ना, इस हिस्से को भी हमें एड्रेस करना है। तो आपने जो बताया, जब भी मैं नशे की ट्रीटमेंट के बारे में बात करता हूँ, तो ये जो आपने फेज बताया विड्रॉल, यानी कि नशा बंद करना या कम करने की कोशिश में जो भी अड़चने आती है, जो भी समस्या आते हैं, जो भी लक्षण उभर के आते हैं, उन विड्रॉल सिम्टम्स को मोटे मोटे तौर पे पहले हिस्से में हम ट्रीटमेंट करेंगे, जी, और लंबे समय के दौरान जो तलब आती है उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। तलब ना आए, एंटी क्रेविंग मेडिसिन, तलब न आने वाली दवाइयां, इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। जी, तो इस तरीके से व्यक्ति नशे के पदार्थ के विड्रॉल से भी उसका निजात पा सकेगी, और लंबे समय तक आगे चल के जब ये बंद करता है या कम करता है, और उसके बाद फिर ये तलब आने वाला जो फेज आ जाता है, जी, तो उस समय पे एंटी क्रेविंग इन दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये तो हो गई दवाई वाला हिस्सा। लेकिन मैंने जो आपको सिनारियो बताया था उसमें और कोई चीज के बारे में हमें काम करना है या मदद कर सकते हैं, या और कुछ कौन सी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, मदद मुहैया करानी चाहिए? आई थिंक एडुकेशन अबाउट दिस कि ये लेना कितना गलत है। लेकिन ये भी एक बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, क्योंकि सिगरेट के पैक के ऊपर तो आप देखो एक बहुत ही स्केरी फोटो होता है कैंसर का, लेकिन अगर वो भी लोगों को नहीं डरा पाता एग्जैक्टली। है तब यानी कि उनकी जो क्रेविंग है वो उस डरावनी चीज से कहीं आगे बढ़ते हो जाती है, जिससे वो उसको एग्जैक्टली। भी नजरअंदाज करते हैं। तो आई थिंक इस फैक्टर को कहीं ना कहीं जाकर के हमें ध्यान देना चाहिए, सो दैट कि वो जो डर है वो हमेशा बना रहे। कमिटमेंट टुवर्ड्स फैमिली, कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क, कमिटमेंट टुवर्ड्स बहुत बढ़िया। देमसेल्व्स एक्चुअली। खुद एग्जैक्टली। अपना एग्जैक्टली। आप पहले खुद हेल्दी होंगे तो ही आप अपने परिवार और बाकी किसी घर या किसी ऑफिस या किसी काम के लिए कुछ वैल्यूबल है। अदरवाइज आप खुद ही हेल्दी नहीं हो तो आप किसी और का भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये दो चीजें। जी जी जी, एग्जैक्टली। तो ये जो हिस्सा आपने बताया ना, कि मैंने तो दवाई वाला हिस्सा बता दिया जहाँ पे डॉक्टर का एक काम होता है, लेकिन इसके अलावा नशे के वजह से उनके पारिवारिक जीवन में क्या परेशानियां आई हैं, उनके सामाजिक जीवन में क्या परेशानियां आई है, सामाजिक मतलब सोशल लाइफ में, और ऑक्यूपेशनल यानी कि कामकाजी जीवन में क्या परेशानियां आई है, इन परेशानियों का भी हमें कुछ ना कुछ इलाज मुहैया कराना चाहिए। जैसे हमने पिछले बार भी डिस्कशन किया था कि नशे की बीमारी के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो 3 पहलुओं के वजह से कारण जुड़ के आते हैं। बायोलॉजिकल यानी कि शरीर और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक चीजों से जुड़ा हुआ, और सोशल मतलब सामाजिक चीजों से जुड़ा हुआ। तो ये 3 कारणों के वजह से जिस तरीके से उसको बीमारी होती है, उसी तरीके से जब बीमारी होती है तो उसका जो असर है, विपरीत परिणाम है, एडवर्स इफेक्ट है नशे की बीमारी के, वो भी इन 3 पहलुओं पे ही, इन 3 एस्पेक्ट्स पे ही उस व्यक्ति के जीवन को दिक्कतें लाती है, बाधाएं आती है, परेशानियां आती है। तो बायोलॉजिकल तौर पे तो हमने एंटी क्रेविंग की बात कर दी, विड्रॉल के बारे में बात कर दी, लेकिन साइकोलॉजिकल तौर पे भी हमें उसकी मदद करनी है। शायद उसे साथ ही साथ मन की उदासी वाली बीमारी हो सकती है, या एंजाइटी या बेचैनी वाली बीमारी हो सकती है, या कुछ कुछ मामलों में स्किज़ोफ्रेनिया या ऐसी कोई बीमारी हो सकती है, पर्सनालिटी व्यक्ति दोष, स्वभाव दोष की कुछ बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल पहलुओं को भी हमें एड्रेस करना है, इनको भी सुधारना है, इसमें भी इजाफा लाना है, तो उसके लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है। अब इसके अलावा मैंने जो सोशल बात कही, सोशल मतलब सामाजिक तौर पे, मतलब मेरे परिवार और उसके बाद समाज, इन 2 स्तरों पे मैं जब भी सोशल की बात करता हूँ तो इन 2 स्तरों पे भी मुझे चीजों में सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी का असर इनके ऊपर भी हुआ है, इन 2 लेवल्स पे भी हुआ है। जैसे बीवी के साथ अभी पटता नहीं है, बीवी के साथ वो मारामारी करने लग गया था, मिस्टर एक्स या मिस्टर ए, जो भी हमने पहले नाम लिया था, तो उसका भी इंटरवेंशन हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोशल वर्कर की जो मदद ली जाती है, और वो काफी हद तक हमें हेल्प करते हैं इन सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। इसी के साथ साथ ऑक्यूपेशनल जो है, कामकाजी जगह पर जो अड़चने आती है, उसका रेगुलर जाना नहीं होता है या काम छूट गया है तो उसे वापस काम पर लगाना, इस मामले में भी सोशल एस्पेक्ट पर भी हमें काम करना है। तो ऐसे हम कुल मिला के एक टीम के तौर पे नशे के पदार्थ के विरुद्ध हमें जब भी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ऐसे 3 पहलुओं पे काम करना पड़ता है। बायोलॉजिकल जो डॉक्टरी सलाह से काम होता है, साइकाट्रिस्ट की सलाह से काम होता है, साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग के सलाह पर काम करता है, जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट भी साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जाती है, साइकेट्रिस्ट भी खुद कई सारी काउंसलिंग टेक्निक जानते हैं, और सोशल वर्कर की भी मदद ली जाती है, क्योंकि सामाजिक तौर पे जो भी परेशानियां उत्पन्न हुई है, जो भी उभर कर आई है, उन सारी परेशानियों को भी एड्रेस किया जाता है। और इस वजह से इसे इट्स अ डिजीज ऑफ फैमिली भी कहा जाता है। सिर्फ एक व्यक्ति को ये बीमारी होती नहीं है, जब नशे की बीमारी होती है तो उसका असर, उसका दुष्परिणाम, उसका दुष्प्रभाव सभी पहलुओं पर और घर के सभी व्यक्तियों के ऊपर इसका दुष्परिणाम होता है। तो जब मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ नशे की बीमारी की, तो इतने सारे लेयर्स लगे हुए होते हैं। ये तो अभी तक हम जब बात करते तो सिर्फ और सिर्फ ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग, ओनली फोकसिंग ऑफ
सिर्फ और सिर्फ हमारा केंद्र जो है वो सिर्फ नशे की बीमारी के बारे में बात हो रही है। लेकिन कई बार जैसे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति लगातार समझ लीजिए ड्रिंक्स कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो आगे चल के उसको शारीरिक तौर पे भी परेशानियां शुरू हो जाती है, उसको जॉन्डिस होने लगते हैं, पीलिया होने लगता है, कुछ लोगों के मामले में आगे चल के उनके लीवर में सूजन आ जाती है, उसके चलते हुए उन्हें खून की उल्टी होना, हाथ पैर में थरथरी होना, हाथ पैर में झुंझुनाहट होना, तो ऐसे अलग अलग शारीरिक परेशानियां भी जुड़कर आनी शुरू हो जाती है। तो इन परेशानियों की भी हमें ट्रीटमेंट साथ ही साथ करना जरूरी है। तो जब मैं हमारा जो इस एपिसोड की शुरुआत में हमने जो सवाल पूछा था, क्या नशे का इलाज मुमकिन है, तो हाँ ये मुमकिन है, और इतने सारे लेयर्स है नशे के इलाज के लिए। तो इन सारे लेयर्स में इस तरीके से अलग अलग, और इसमें कई सारी अप्रोचेस होते हैं, तरीके भी बहुत सारे होते हैं। कुछ मामलों में जैसे मैंने क्रेविंग के मामले में जो कहा कि भाई ऐसी दवाई दो कि जिससे उसे नशे के पदार्थ की याद ना आए, तो ये एक तरीका हो गया। कुछ मामलों में ऐसे भी दवाई दी जाती है कि नशे, अगर वो दवाई दी गई तो उसे नशा करने से डर लगे, इसे एवर्जन कहेंगे। तो इस तरीके का भी इलाज उपलब्ध है। सो कौन से पेशेंट के लिए कौन सी तरीके का इलाज यूजफुल रहेगा, समाधान कारक रहेगा इस्तेमाल करने के हिसाब से, वो उस व्यक्ति के हिसाब से हम टेलर मेड बनाएंगे। कि इसके जैसे आपने कहा कि भाई उसको एक रियलाइजेशन भी करवानी जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है, आपने जो कहा कि हाँ उसे रियलाइज करवाने की भाई तुम्हारे जीवन में नशे के वजह से कौन सी चीजों के ऊपर नुकसान हुए हैं। वो तो पहले मना करेगा, नहीं नहीं मेरे को तो कोई नुकसान नहीं हो। फिर कई बार हम एज अ डॉक्टर या काउंसलर्स हम ही गिनाते, अच्छा भाई ठीक है बताओ एक दिन का कितना नशे पे खर्च होता है, वो बोलता है कुछ नहीं 52 रुपए का क्वार्टर होता है। अच्छा तो ठीक है भाई 7 दिन का कितना हुआ, कुछ नहीं 350 के आसपास हुआ। अच्छा ठीक है, फिर महीने भर का कितना हुआ, वो फिर बोलता 350 350 350 350 1400 के आसपास गया है मेरा खर्चा। अच्छा भाई अब बताओ साल भर का, तो 1400 के हिसाब से तो अभी हो गया ना साल भर का कुछ, तो भी एक 14,000 के आसपास अंदाजे में, मोटे मोटे तौर पे 14,000 के आसपास। फिर मैं उसको पूछता हूँ अच्छा भाई कितने साल से शराब पीते हो, बोलता है 15 साल से। तो अब बताओ 14,000 इंटू 15 कितना हुआ। फिर उसको रियलाइज, अरे आई हैव लॉस्ट सो मच, मेरा इतना पैसे का नुकसान हुआ, इतने पैसे में तो मैंने क्या क्या कर लिया रहता। तो इन चीजों के ऊपर भी मैं उन्हें एजुकेट करता हूँ और उन्हें वो रियलाइज करवाता। आपने जो बात कही ना कि हमें उन्हें रियलाइज करवाना भी जरूरी है ताकि वो वापस उन नुकसान करने वाले नशों के पदार्थों की तरफ ना जाए, तो ये तरीका होता है हमारा। मैंने जो आपको एक पहलू के ऊपर बताया कि नशे की वजह से इकोनॉमिक लॉस क्या हुआ, जो उनका पैसे का नुकसान किया, लेकिन ऐसे कई सारे नुकसान है, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करते हैं पेशेंट से। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हमारी चर्चा चलती है जब मैं इस काउंसलिंग के ऊपर काम करता हूँ। सो ये जो जानकारी देना है, ये जो आपने कहा था, वो भी एक बहुत अहम हिस्सा है ट्रीटमेंट के इसमें। और इस बीमारी के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, और ट्रीटमेंट का सबसे मेन फोकस पेशेंट से भी ज्यादा जरूरी है उसके घर वाले। उसके घर वाले जो है वो जब तक पेशेंट की ट्रीटमेंट में पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर सही तरीके से हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पेशेंट को कई बार नशे की तरफ वापस आ जाती है, वापस नशे की ओर आकर्षण हो जाता है, वापस वो नशे की तरफ जाने की कोशिश शुरू हो जाती है। ऐसे समय पे अगर हमारा रिलेटिव या जो उसके रिश्तेदार है वो अगर जागरूक है तो वो उसे उस तरह वापस जाने से रोक सकते हैं। कई बार हमारे तरफ से यही कोशिश होती है कि भाई दवाइयाँ खिलाने का जो काम है वो मैं जिम्मेदारी रिलेटिव के हाथ में देता हूँ, रिश्तेदारों के हाथ में देता हूँ। आपको टाइम टाइम पे दवाई खिलानी है, क्योंकि पेशेंट के भरोसे हम छोड़ दें तो कई बार फिर वो आनाकानी करते हैं, मना कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं अब तो मैं अच्छा हूँ, अभी कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, मैं मेरे लेवल पे ठीक हो जाऊंगा, मुझे और कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। सो रिश्तेदार जब इसका हिस्सा बनते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल
ट्रीटमेंट आउटकम के बारे में क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी तैयार करते हैं, गुंजाइश तैयार होती है। अभी इसमें आपके पास शायद एक और सवाल भी मन में उभर के आ रहा होगा। ठीक है, फिर आपने तो बोल दिया कि मैं विड्रॉल की ट्रीटमेंट चालू कर दी, क्रेविंग की ट्रीटमेंट चालू कर दी, कितने दिन दवाई खिलानी है डॉक्टर साहब, ये सवाल तो आपके मन में आया ही होगा। तो जब बीमारी इतने लंबे समय की है, क्योंकि लोगों के मामलों में कई बार कई सालों से वो नशा कर रहे हैं, तो दवाई और ये सारे इलाज के जो प्रबंधन है ये भी कुछ समय तक चलते हैं। कुछ लोगों के मामले में 6 महीना चलते हैं, कुछ लोगों के मामले में 1 साल चलते हैं, कुछ लोगों के मामले में 1.5 साल चलते हैं, कुछ लोगों के मामले में निरंतर लगातार हर समय चलते रहते हैं दवाइयाँ, काउंसलिंग। और पेशेंट के लिए हर रोज का दिन जो है वो उस दिन के लिए वो ट्रीटमेंट का जो फोकस होता है वो एक दिन के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम का भी या नारकोटिक्स एनोनिमस नाम का भी एक और ग्रुप है जो शेयरिंग बेसिस पर क्या कहते हैं, वो एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे जिन्होंने पहले नशा करते थे उन्होंने नशा छोड़ दिया है और वो एक साथ आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और उन शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस के बुनियाद पे पेशेंट जो है उसे जो जो अड़चने आ रही है उसे भी वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो आसानी हो जाती। हाँ भाई, इसने छोड़ा और इसको छोड़ते वक्त भी ऐसी ऐसी परेशानी आई, मेरे को भी आज ऐसी परेशानी है, तो भाई बता ना तूने कैसे इस अड़चन पे रास्ता निकाला। और फिर वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मुझे ये दिक्कत आई थी, मैंने उसके ऊपर इस तरह से काम किया। सो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस या नार्कोटिक्स एनोनिमस ये भी एक और इलाज का बहुत अच्छा अहम हिस्सा होता है, जहां पर हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ इन ग्रुप मीटिंग्स को भी अटेंड करें, क्योंकि यहाँ से भी उन्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो इस तरीके से मोटे मोटे तौर पे इतने सारी चीजों को मिलाकर हमें ट्रीटमेंट के तरफ हम जब भी कहते हैं कि नशे की बीमारी की ट्रीटमेंट, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रीटमेंट अवेलेबल करनी होती है, मुहैया करानी होती है। डॉक्टर कामले, एक यहाँ पे सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे। बहुत बार जैसा हम लोग देखते हैं या कि जब भी आप जैसा बता रहे थे कि जो नशे को जो नशा करने में होता है उससे ज्यादा कभी कभी उसका या फैमिली इफेक्टेड होता है या उसके परिवार को प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एज एन एक्सपीरियंस, जैसे आप एक एडिक्शन एक्सपर्ट है, तो जनरली पेशेंट्स के फैमिली आपके पास पेशेंट्स को लेके आते हैं डी एडिक्शन यानी ये एडिक्शन को छुड़ाने के लिए, या आपने ऐसा भी देखा है कुछ लोग जिनके विल पावर बहुत स्ट्रांग होते हैं जो कभी ना कभी यंग एज में कभी ना कभी किसी नशे की लत के शिकार हो गए हैं, लेकिन अब वो ये सोचते हैं कि ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, वो सोचते हैं कि नहीं ये गलत है और मुझे इसे छोड़ना ही चाहिए। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो आपको अप्रोच करते हैं? जी, एडिक्शन इलनेस के बारे में, नशे की बीमारी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम पे आपने जैसे कहा घर वाले ज्यादा कई बार हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो घर वाले उनके साथ में आते हैं और उनको लेके आए हुए रहते हैं, चल तेरा ट्रीटमेंट कराना है, चल डॉक्टर के पास। कुछ ही मामलों में ऐसा मुमकिन होता है कि पेशेंट खुद से बोलता है कि नहीं मुझे छोड़ना है। सो ऑब्वियसली घर वाले पेशेंट को लेके आने वाला जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, स्वाभाविक है, वो ज्यादा है। लेकिन इसका एक फायदा क्या होता है कि शुरुआती दौर में पेशेंट को ये जानकारी नहीं होती है कि ये बीमारी है सबसे पहले तो, और इसका इलाज मुमकिन है। तो ये जानकारी ना होने के वजह से भी कई बार पेशेंट ने भी कई बार कोशिश की होती है कि मैंने 9 दिन का व्रत रखा था, वो टाइम पे छोड़ दिया था, लेकिन फिर उसको विड्रॉल आया, तो वो विड्रॉल के लिए ट्रीटमेंट होता है उसे पता ही नहीं था। तो जब उसको ये समझ में आता है कि भाई हाँ इन सारी चीजों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, विड्रॉल का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्रेविंग का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो अगले बार वो भी धीरे धीरे खुद से इसके लिए खुद को एनकरेज करता है कि नहीं मुझे तो अभी नशे से दूर रहना है। लेकिन ये जो सारी चीजें होती है ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, ये तुरंत चेंज ऐसे नहीं होता है। देयर इज नो मैजिक इन दिस।
टेक्स टाइम, इसे समय देना पड़ता है। जिस तरीके से नशे की बीमारी भी धीरे 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 आपकी जिंदगी पर हावी होते जाती है, तो उसका असर घटाने के लिए भी आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक के बाद एक, धीरे 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 उसके दुष्परिणामों को हटाने में भी काफी समय लगता है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे इसमें बदलाव आता है। तो हाँ, आपने जो कहा कि ज्यादातर जो है रिश्तेदारों उनको जबरदस्ती लाते हैं, लेकिन और कुछ ही प्रतिशत लोग हैं जो खुद से छोड़ने आते हैं। लेकिन ये जो रिश्तेदारों के साथ आए हैं, उनको भी आगे रियलाइजेशन था कि नहीं भाई, मुझे छोड़ना जरूरी है, क्योंकि छोड़ के तो कितनी बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ, नशे में था तो कितनी खराब जिंदगी में था। आज मेरे घर वाले मेरे को प्यार करते हैं, मुझे इज्जत है समाज में, मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं खुद से कमा रहा हूँ और पैसे लाके मेरे घर को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये जो सुकून और ये जो अचीवमेंट होता है, वो जो खुशी मिलती है, वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। और उनके लिए फिर वो खुशी चेज करना जो है ना, वो उनके जिंदगी का प्राइमरी ये हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। आपने नशे के को एक एक्चुअली एक बीमारी के तौर पे यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की है। ये मुझे लगता है कि ये सोच भी बहुत अलग है। जैसा हम लोग कोरोना, फीवर, कैंसर या किसी और बीमारी का जिक्र कर रहे होते हैं, नशे भी है, वो एक तरह की बीमारी है। और इसीलिए जैसे कि वो एक बीमारी है, हेंस उसका इलाज भी संभव है। अब जैसा एंटी क्रेविंग हो गया मेडिसिन या विड्रॉल सब्सटेंस को ट्रीट करने के लिए, यानी दोनों और इस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नशा करने वाले लोगों को आप बीमार समझे, ना कि उन्हें Exactly. कि वो बीमार Exactly. जी डॉक्टर। या जब भी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला कि उन्हें बीमार समझिए, उन्हें पेशेंट के तौर पे देखिए, पेशेंट के नजरिए से। किसी को कोरोना हो रहा है तो आज हम उसके साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं, उसको स्टिग्मेटाइज, जैसे कोरोना में कहीं हद तक लोग कोरोना पेशेंट्स को भी स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग डर के बताते ही नहीं कि हमें कोरोना है। सो आई थिंक कोरोना यहाँ सही नहीं है। लेकिन नॉर्मल फीवर या किसी और बीमारी को लेकर किसी बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो पूरी जो परिवार होती है, पूरी समाज की सहानुभूति होती है उसके प्रति की, और उसके लिए वो प्रे करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं रहती हैं कि ये ठीक हो जाए। Exactly. वही अप्रोच हमें नशा करने वालों के भी साथ रखना चाहिए, चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस परिस्थिति में उन्होंने ये नशा करने की शुरुआत की। कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन नशे को एक बीमारी की तरह समझे और नशा करने वाले को एक बीमार की तरह समझे, तभी इसका इलाज संभव है। अगर हम समझेंगे कि वो बीमार है और उन्हें भी ये रियलाइज होगा कि ये एक बीमारी है जिससे वो दवाइयां लेकर के, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करा करके वो ठीक हो सकते हैं और नॉर्मल लाइफ वापस जी सकते हैं, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। इस शो के जरिए मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगी, डॉक्टर कांबले के वर्ड्स को रिपीट करना चाहूंगी कि नशे को बीमारी की तरह समझें और नशे के लोगों को मतलब हे दृष्टि से ना देखते हुए उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। साथ ही साथ उनके परिवार को भी कई बार बहुत तरीके से ट्रीट किया जाता है समाज में, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं होती है। Exactly. हमें Exactly. इस ट्रेडिशंस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ समाज में हमें खुद को ये परिवर्तन लाना चाहिए। जो भी ऐसा कर रहे हैं उनको ये दिखाना चाहिए कि आप अगर इस नशे की बीमारी से बाहर निकलोगे तो एक बहुत अच्छी जिंदगी है जो आपका इंतजार कर रही है, और उस जिंदगी जीने के लिए डॉक्टर कुमार कांबले जैसे लोग हैं जो आपको इस नशे की लत से बाहर ला सकते हैं। सो साइनिंग ऑन ऑन दैट नोट, हम आगे इस पर आप काफी बातें करेंगे, यंग एज में कैसे लोग नशे के शिकार हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, और उनको कैसे हम अपने विल पावर को इतना स्ट्रांग बनाएं कि कोई भी हमें प्रेशराइज ना कर सके या हम खुद भी कभी दबाव में ना करके किसी भी बीमारी के शिकार हो सके। सो थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस एट दिस शो, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो ये पहल है वैसी बनी रहे और हम कई सारे लोगों को इस नशे की लत से बाहर ला सकें।